नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। 4 अप्रैल की जो होने वाली विज्ञान की जो परीक्षा है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी को आप जल्दी से देख लीजिए। आपके पास जो है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाते हैं क्योंकि जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कई सालों से नहीं आए हैं, तो उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक वीडियो जो है पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो दिया है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अथवा में पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये जो है 3-4 बार पूछा जा चुका है और 2020 में नहीं पूछा गया है, तो ये मान के चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट से पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को जो है प्रकाश यानी सूर्य जो होता है उसके उपस्थिति में जो है पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों, जो सरल अकार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को जो है प्रकाशीय ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश में तथा पर्णहरिम जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज के रूप में बदल लेते हैं। इसको अब समीकरण के द्वारा अगर बात करें तो काफ़ी पूछा जाता है, समीकरण भी प्रदर्शित करना होता है। तो 6CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 ले लेते हैं प्लस 12H2O लेते हैं, सूर्य का प्रकाश जो कि जरूरी होता है, और पर्णहरिम जिसे हम जो है क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोफिल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इस तरीके से जो है हम 6CO2, 12H2O, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल ले लेते हैं, तब जाके बनता है क्या, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 जो है बन जाता है, या कह सकते हैं कि रूप में बदल जाता है। तो ये जो है किसके रूप में बदल जाता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। 6H2 यानी जल निकलता है, प्लस 6O2 जो है ऑक्सीजन भी मुक्त हो जाती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ जो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए, या फिर पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, देख सकते हैं आप कितनी बार लगातार पूछा गया है, तो इसलिए जो है ये 2022 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें आधुनिक आवर्त नियम की बात करें, तो यहाँ पर मोजले ने जो है सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने ये नियम, संशोधित भी नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। यह कह सकते हैं इस नियम अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो उसके नियम अनुसार जो परिभाषा बन जाती है कि तत्व जो होते हैं उनके भौतिक एवं रासायनिक जो गुण हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसको जो है मोजले ने 1913 में दिया था। मोजले के अनुसार जो है तत्वों के आवर्त सारणी के नियम जो है उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा पेपर में, अभी मौका है आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तो तीसरे क्वेश्चन में जो दिया है, जो 2020 में पूछा भी जा चुका है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और जमकर जो है इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब तक वीडियो पहुंच सके। तो रंध्र की बात अगर करें कि रंध्र होते क्या हैं और इनकी उपयोगिता भी क्या होती है, तो अगर रंध्र की बात करें, पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों का बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें हम रंध्र कहते हैं। यानी कि पत्तियां होती हैं तो पत्तियों में जो होता है कि बहुत ही छोटे छोटे जो है छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों को जो है या कोमल वायवीय भागों को जो है, जो कोमल वायवीय भाग होते हैं
ये त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो इन्हें ही हम रंध्र कह देते हैं। क्या होते हैं? रंध्र कहते हैं। आप पत्तियों में देख सकते हैं कि छोटे छोटे नुकीले जो है कोमल वायवीय भाग त्वचा में उसकी पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तो इसे हम रंध्र कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा ही होता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो उसमें जो है गैसें जो आदान प्रदान होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं? वो रंध्रों के द्वारा ही होती हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन दिया है, वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र का उल्लेख कीजिए। ये 2008 में पूछा जा चुका है। तो वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो ये होता है, इसको कह सकते हैं I2/2 C 1/1 और PM 2/2 M 3/3। यानी कि अगर हम देखें तो ऊपर का प्लस हो जाता है 8 और नीचे का भी प्लस हो जाता है 8। तो 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो टोटल हो जाता है 32। यानी कि 8 × 2 करने पर कितना हो जाता है? 16/16। यानी ऊपर भी 16 दांत होते हैं और नीचे ही। तो इसमें मिलाकर कुल दांतों की संख्या हो जाती है 32। अब अगर दंत सूत्र की बात करें, I का मतलब होता है कृंतक, C का मतलब रदनक, PM का मतलब होता है अग्रचवर्णक और M का मतलब होता है चवर्णक। यानी इंग्लिश में बात करें तो इंसाइंसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र हो जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं। I यानी एक बार और समझ लीजिए, I2/2 C 1/1, PM जो होता है वो 2/2 होता है और M की बात करें तो 3/3 हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दंत सूत्र होता है। ऊपर जो है ऊपर के दंत हैं और ये नीचे के दांतों की संख्या होती है। फिर इसके बाद इनमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो कुल दांतों की संख्या निकल आती है। अब देख लेते हैं अगला सवाल जो है, अगला यानी दिया है अगला क्वेश्चन, ये 2019 में पूछा जा चुका है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो एक क्वेश्चन जरूर जो है अब चित्र के रूप में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मानव का पाचन तंत्र दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ चित्र बनाने के लिए ही पूछा जाता है और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये मानव के पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल का नामांकित चित्र है। ये लगभग आपसे 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। अथवा मैं आपसे पूछ सकता है कि श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा ATP में स्थानांतरित हो जाती है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। बात करते हैं श्वसन की, यानी श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। तो अब इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों को, यानी जैसे कि प्राय ग्लूकोज की बात करें, का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं में विभावीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। तो यही श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है या कार्बनिक यौगिक टूटते हैं और इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और विशेष ATP अणुओं के रूप में इसको संचित कर लेते हैं। बात करें अगर इसके रिएक्शन की तो दिया है C6H12O6 दिया है, प्लस 6O2 दे दिया है, प्लस 6CO2 हो गया, प्लस 6H2 हो गया और इस तरीके से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यानी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो 6CO2 निकलता है, 6H2O निकलता है और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखते हैं अगले की बात करें तो अगला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके ही जाइए। ये दिया है परागण किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए या विभेद स्पष्ट कीजिए। तो अगर परागण की बात करें तो किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जो है परागकण जो होते हैं, इनके पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये क्रिया जो है हवा में, जल के माध्यम से या जो है पक्षियों के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। तो बात करते हैं परागण की।
तो जो है किसी पुष्प में पराग कणों का उसी पुष्प या फिर किसी अन्य उसी जाति के दूसरे पादप के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया को हम परागण कह देते हैं। यह पादकों में लैंगिक जनन हेतु एक अत्यंत आवश्यक क्रिया होती है। इसके अभाव में पादप बीज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। बात करें स्वपरागण और परपरागण की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? स्व का मतलब हो गया स्वयं और पर का मतलब होता है दूसरे के माध्यम से परागण होना। अगर हम स्वपरागण की बात करें तो यह एक ही पुष्प या एक ही जाति के पादप के दोनों पुष्पों में अथवा कायिक जनक द्वारा तैयार एवं अन्य पादपों में पुष्पों में होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, यानी पुष्प का दो लिंगी होना जरूरी होता है। परपरागण की बात करें, यह एक ही जाति के लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों के पुष्पों के मध्य होता है। मतलब एक ही जाति के जो लैंगिक प्रजनन द्वारा तैयार दो भिन्न पादपों, यहाँ एक ही पादप की बात कर रहा है, एक ही जाति के दो पुष्पों की बात कर रहा है, एक पादप के दो पुष्पों की बात कर रहा है, यहाँ एक जो है भिन्न पादपों की बात कर रहा है एक ही जाति के। दूसरी बात, पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी भी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पादपों में भी हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करें, ये 2020 में पूछा भी जा चुका है। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, यह प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कार्य होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की आंख में जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। तो जो मनुष्य की आंख होती है उसमें जो है किसी भी वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तथा रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान जो है मस्तिष्क पर द्वारा हो जाता है। तो ये मस्तिष्क जो है इसके रेटिना के माध्यम से ही वस्तु के रूप, रंग की जानकारी पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये 2016 में पूछा गया था, इसलिए इस बात से इंपॉर्टेंट हो जाता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अथवा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, अथवा निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होकर कुछ पास आ जाता है। तो देखिए, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये होगा कि निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसी को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है ओम का नियम। ओम का नियम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओम का नियम जो क्या कहता है, तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। तो सीधी सी बात कह रहा है कि यदि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें, जो भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं दी गई हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहें तो चालक में बहने वाली जो धारा होती है वो जो है चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ओम के नियम की कुछ परिसीमाएं भी होती हैं। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई हो गया, परिच्छेद हो गया, क्षेत्रफल हो गया, चालक का पदार्थ और ताप जब तक नियत रहते हैं। ये इसका जो है परिसीमाएं हैं या इसकी स्थितियां हैं। जब तक ये नियत रहेंगी तब तक ओम का नियम लागू होता रहता है। अब बात करें क्वेश्चन की, तो कूलाम की परिभाषा लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम जो है आवेश की इकाई होता है। एक कूलाम आवेश की वह मात्रा है जो कि चालक में 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है। ये कूलाम की परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। तो इंपॉर्टेंट की बात अगर करें हम यहाँ पर, तो ये हो जाती है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो कूलाम की परिभाषा की अगर बात करें 2015 में पूछा गया था, इस वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। तो कूलाम का आवेश इकाई होती है। कूलाम का जो आवेश होता है, आवेश की इकाई, कूलाम जो क्या है, आवेश की इकाई होती है। ये याद रखिएगा कि कूलाम जो होता है वो आवेश की इकाई होती है।
1 कूलाम आवेश जो होता है वो आवेश की वह मात्रा होती है जो कि 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकंड प्रवाहित होता है। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो सकती है? तो धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय हो जाता है। यदि एक टी यानी समय को 1 सेकंड माना जाए, क्यू कूलाम 1 रखा जाए, तो धारा आई बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड अथवा 1 एम्पियर हो जाती है। ये इसकी परिभाषा बन जाएगी अब कि अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तब परिपथ में प्रवाहित वैद्युत धारा भी 1 एम्पियर ही होती है। तो ये जो है आपकी परिभाषा बन जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, गणना कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट के गुणे 1 घंटा। तो 1000 वाट का मतलब हो गया कि जूल बटे सेकंड इसको लिख सकते हैं, गुणे 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा कितना आ जाता है? तो ये हो जाता है, जब इसका कैलकुलेशन कराए तो 36 लाख हो जाएगा, और जब इसको रखेंगे तो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल हो जाते हैं। कितना हो जाता है? 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो कितने जूल के बराबर होता है? तो यहाँ याद रख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो हो जाता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विकल्प के तौर पर भी पूछा जा सकता है। अगली बात करें, क्वेश्चन दिया डायनमो क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा बदलने वाले यंत्र का नाम तो डायनमो होता है। और डायनमो क्या होता है? तो यही लिखा हुआ है कि डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो का मतलब मोटर से होता है। मोटर में जो मोटर लगा होता है वो डायनमो होता है, जो कि घूमने से यांत्रिक ऊर्जा जो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा गया है प्रदूषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। 2020 में पूछा जा चुका है। पर्यावरण में उपस्थित वह अवांछित व हानिकारक तत्व जो सजीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव डालते हैं प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीधे सीधे ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण में हानिकारक होती हैं, जो जीवों को सीधे तौर पर या फिर इनडायरेक्ट तौर पर दुष्प्रभाव डालती हैं, तो वो प्रदूषण कहलाती हैं। पर्यावरण में इन प्रदूषकों के कारण उत्पन्न दुष्परिणामों को प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण के इन विभिन्न प्रकार जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरीके से प्रदूषण के ये प्रकार हो गए। और प्रदूषण सीधा है कि जो लोगों को या सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाए, वो प्रदूषण कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वन संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, या फिर हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो हम बात करें, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन जो होते हैं देश की अमूल्य बहुमूल्य संपदा भी होती हैं, संपत्ति भी होती हैं, तथा ये प्राकृतिक नवीकरणीय स्रोत भी होते हैं। ये निम्न प्रकार के लिए आवश्यक भी होते हैं। इनके संरक्षण से हमें क्या क्या आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सबसे पहले तो बात करें इमारती लकड़ी की, तो वनों से मकानों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है जो फर्नीचर, खिड़कियाँ आदि बनाने काम हो जाती है। ईंधन के रूप की बात करें तो विकासशील देशों में 150 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को खाना पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जो इन्हीं लकड़ियों से प्राप्त होती है। कागज़ का निर्माण की बात करें तो लकड़ी व बांस का अखबार उच्च कोटि कागज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है। भोजन के रूप की बात करें तो आदिवासी लोग वनों से प्राप्त पत्तियों फलों के लिए वनों पर ही निर्भर होते हैं। तो ये इसके उपयोग गए। अन्य उत्पादों में बात कर लें तो वनों से तेल भी मिलता है, कपूर है, गोंद है, औषधियाँ हैं, विष है, फल है, शिकाकाई है, मोम है, आदि चीज़ें जो है वनों से उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होती रहती हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है एक ऋण आवेशित कण होता है और इस पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम का आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा कण है, तो ये जो है ऋणात्मक कण होता है और इस पर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, धारा I आवेश Q और समय T में संबंध लिखना है। तो आवेश Q, धारा I और समय T में निम्नलिखित संबंध होता है। धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी कि धारा I बराबर क्या होता है, धारा I बराबर आवेश यानी Q बटे समय। तो I बराबर हो जाता है आपका Q बटे T हो जाता है।
इसके साथ आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I गुणे समय। तो Q बराबर हो जाता है I गुणे T यानी कि समय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण की बात करें, ये युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण है जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। प्रभावी लक्षण की बात करें तो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, यानी एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रभावी अप्रभावी युग्म विकल्पी कारकों में वह लक्षण जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मेंडल ने जो मटर के पौधे को लिया था, पौधे का लंबापन, पुष्प का लाल रंग आदि जो है वह लक्षण है जो केवल सब युग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है तथा विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बौनापन हो गया, पुष्प का रंग सफ़ेद होना, ये अप्रभावी लक्षण होते हैं। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के द्वारा उसके महत्व को भी समझाइए, अथवा जीवाश्म किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 2020 में पूछा भी जा चुका है। तो जीवाश्म का मतलब ये होता है कि पत्थरों तथा पहाड़ों पर प्राचीन काल के जंतु एवं पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं, यानी हजारों लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे वो पहाड़ों के नीचे, ज़मीन के नीचे दब गए, उन्हीं के अवशेषों को जो है हम जीवाश्म कह देते हैं। उदाहरण, बर्फ में सुरक्षित जीवों में मात, गेंडा, मोलस्का जीवों के कवच आदि। जीवाश्मों की संख्या से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं के बारे में भी पता चलता है तथा पौधे एवं जंतुओं के विभिन्न विकास के क्रम का पता चल जाता है। पत्थर की आयु से जीवाश्म की आयु की ज्ञात की जा सकती है। यह रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि जीवाश्मों में होते हैं के निर्धारण में सहायता करते हैं। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें कि मक्का में परागण किस माध्यम में होता है, ये 2008 में पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मक्का में जो परागण होता है वो किस माध्यम से होता है, बात करें तो मक्का में परागण जो है पर परागण होता है। कैसा परागण होता है, पर परागण, क्योंकि परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण। तो मक्का में जो परागण होता है वो होता है पर परागण, वायु द्वारा होता है। इसमें पराग कण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं क्योंकि वायु के माध्यम से इनकी हानि बहुत अधिक होती है। परागकण हल्के, शुष्क व जलरोधी होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पादपों में कायिक जनन की दो विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। पादपों में कायिक जनन विधियां वर्धी भागों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं तथा इनसे दो उदाहरण निम्न हैं, जड़ों द्वारा और पत्ती द्वारा। जड़ों द्वारा की बात करें तो जड़ों में भोजन का संचय होता है, जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये नए पादपों का निर्माण करती हैं, जैसे शकरकंद हो गया, शतावर हो गया। पत्ती द्वारा बात करें अगर तो मांसल पत्तियों में भोजन का संग्रह होता है, यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण कर लेती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नए पादपों का निर्माण करती हैं, ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया, घाव पत्ता आदि। अगला बात कर लेते हैं, परासरण किसे कहते हैं, तो जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों में एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल अथवा विलायक के अणुओं की गति की क्रिया को परासरण कहते हैं। यानी कम से जो है ज़्यादा की ओर जो विलयन की सांद्रता है, यानी विलयन जो है अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए और उसके कार्य भी बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यह आपसे विकल्प में भी पूछा जा सकता है, रति लघु में भी पूछा जा सकता है। यकृत के कार्य की बात करें तो पित्तरस का स्त्रावण करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, हेपेरिन प्रतिस्कंदन कारक का स्त्रावण भी करता है और ग्लाइकोजन का संचय भी करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था और उनका नाम, सूत्र, संबंधित अभिक्रिया भी दीजिए। तो प्रयोगशाला विधि बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, आप देख लीजिए, इसकी वीडियो भी आपको जो है मिल जाएगी, चैनल में पड़ी हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। कोई ना कोई एक विधि हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। तो यूरिया की बात करें तो NH2CONH2 जो यूरिया का सूत्र होता है, सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो कि फ्रेडरिक व्लोअर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया था। फार्मूला की बात करें NH4CNO यानी अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं तो NH2CONH2 में टूट जाता है और यूरिया बन जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।
यह पूछ सकता है कि साबुन के निर्माण में प्रयुक्त दो प्रमुख ग्रंथ पदार्थों के नाम लिखिए, साबुन बनाने की विधि का समीकरण भी लिखिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख दो पदार्थों के नाम लिखिए, अथवा साबुन का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, अथवा साबुनीकरण क्या है इस प्रक्रिया में सम्मिलित रासायनिक अभिक्रिया भी लिख दीजिए। तो दोस्तों अगला इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साबुन जो है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो जो है ये इसकी परिभाषा हो गई कि जो साबुन होता है वो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जो है साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अवघटन से प्राप्त किए जाते हैं। साबुन के निर्माण की इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम सिटेरेट जो होता है C17H35COO हो जाता है। इसका सूत्र की बात करें, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम साबुनीकरण कह देते हैं, ये दिया हुआ है CH2COCOC17H35। इस तरीके से इसके 3 अणु ले लेते हैं। जब इसकी NaOH से क्रिया करवाते हैं तो CH2O, CHOH और CH2OH में यानी ग्लिसरॉल में ये जो है टूट जाता है। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है 3C17H35COO यानी सोडियम सिटेरेट साबुन का निर्माण होता है। अगला है डिटर्जेंट का उपयोग लिखिए। जो पूछा गया था, अपमार्जकों का प्रयोग जो है कठोर जल के साथ भी किया जाता है। ये एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट से निर्मित होता है। अपमार्जकों का उपयोग घरों में बर्तनों कपड़ों को सफाई करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय बताना है। तो एक पेंट करके भी लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, दूसरा गैल्वेनीकरण करके। तो पेंट वायु रोधी होता है, वायु के संपर्क में आने से रोकती है। दूसरा गैल्वेनीकरण का मतलब होता है लोहे की वस्तुओं को पिघले जिंक में डुबोने पर उस पर जिंक की परत जम जाती है और यही जिंक को जो है उससे जो है सुरक्षा करती है। एस क्या होते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख एस्कों के नाम लिखिए। तो एस्क प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज से में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है, उन धातुएं सरलता से एवं कम खर्च से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें एस्क कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती हैं, जिनसे धातुएं सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम एस्क कह देते हैं। तो कॉपर के महत्वपूर्ण एस्क हैं सल्फाइड एस्क, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2 और दूसरा है ऑक्साइड एस्क क्यूपराइट यानी Cu2O के नाम से जानते हैं इनको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या थी, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। या फिर पूछ सकता है अथवा में कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए, या फिर अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल की भस्म की नाम भी लिखना है। तो बात करें, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित तथा आयनित होकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन देते हैं, या कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं अथवा हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन भी देते हैं। उदाहरण के लिए HCl होता है, ये अम्ल है। H2SO4 भी अम्ल होता है। तो HCl की बात करें तो इसमें H+ और Cl- 2 तत्व पाए जाते हैं। क्षार वे क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर के हाइड्रोक्साइड देते हैं यानी OH आयन देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH- आयन देते हैं। तो इनकी बात करें, NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया, ये क्या है? क्षार धातुएं होती हैं। NaOH को जो है लिक्विड फॉर्म में रखते हो तो Na+ और OH- में टूट जाता है। प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल में HCl आता है, H2SO4 होता है, HNO3 भी होता है। और दुर्बल क्षार की बात करें जिसे भस्म के नाम से भी जानते हैं तो NH4OH को जो है दुर्बल क्षार या भस्म के नाम से जाना जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, जल के साथ क्रिया करके समीकरण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया की जाती है तो इसका समीकरण या CaSO4 × ½ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लस 3/2 जिसे हम कह सकते हैं यानी 3H2O को जो है किससे के साथ क्रिया करवाते हैं? इसको जो है जब क्रिया करवाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो 2CaSO4 यानी कि जिप्सम × 2H2O के रूप में जल बाहर निकल जाता है।